हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जी सेंट्रिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी इस लेक्चर में। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ये वर्ड आता है तो इसमें से जो फ्लक्स वर्ड है इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा क्वेश्चन अराइज होता है फ्लक्स। आपको याद आ रहा होगा वेक्टर इंटीग्रल्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां इस फ्लक्स के बारे में हमने समझा था। याद आ रहा है कुछ? क्या फ्लक्स लाइन इंटीग्रल होता है? नहीं। क्या क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है? क्लोज लाइन इंटीग्रल तो सर्कुलेशन होता है। क्या सरफेस इंटीग्रल होता है? हाँ, सरफेस इंटीग्रल फ्लक्स होता है। और जो सरफेस इंटीग्रल जिस सरफेस के लिए आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं उस सरफेस में से जिस वेक्टर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो वेक्टर कितना पार हो रहा है उस चीज को रिलेट करके बताता है फ्लक्स। तो अगर मैं फ्लक्स को साई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लो ये फ्लक्स है, तो ये फ्लक्स साई क्या होगा? जिस वेक्टर की बात कर रहे होंगे हम उस वेक्टर का जिस सरफेस में से मैं तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स की बात कर रहा हूं उस सरफेस के लिए इसका सरफेस इंटीग्रल कर दे। मान लो वो सरफेस ये है तो इस सरफेस वाला जो ये एरिया है इस सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर दें ए वेक्टर का, तो इस सरफेस में से ए वेक्टर कितना पार हो रहा है ये मिल जाएगा। ये क्या हुआ? ये हुआ फ्लक्स। अच्छा, ये जो फ्लक्स है ये टोटल सरफेस में से कितना अमाउंट ऑफ ए पार हो रहा है ये होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे केवल ए डॉट डीएस कहूं, इंटीग्रेशन को हटा दूं, तो इस पूरे सरफेस में इंटीग्रेशन नहीं किया मैंने, केवल क्या है ये डॉट डीएस मतलब एक छोटे से सरफेस एरिया के साथ ए वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इस छोटे से सरफेस से ये ए वेक्टर कितना पार हो रहा है वो होगा, ये होगा स्मॉल मींस डिफरेंशियल फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स। और छोटे 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 पार्ट को ऐड करके मींस इंटीग्रेशन करके टोटल हमने फ्लक्स फाइंड किया। अब ये छोटे से पार्ट से जिसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, पहले मैंने ओवरऑल का मतलब समझा, फिर मैंने इस ए डॉट डीएस का मतलब समझा, अब इस ए का मतलब हम समझ रहे हैं ए वेक्टर। ये ए वेक्टर क्या है? ये ए वेक्टर था यूनिट एरिया। अगर मैं लेके चलता 1 मीटर बाई 1 मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर का, तो उस यूनिट एरिया में से कितना ए वेक्टर पार हो रहा होगा वो है। क्योंकि यूनिट एरिया में से इतना फील्ड, कोई भी है वेक्टर, फील्ड नहीं जरूरी नहीं है फील्ड हो, किसी भी तरह का वेक्टर हो सकता है। अगर यूनिट एरिया में से ए वेक्टर पार हो रहा है तो छोटे से एरिया में से कितना पार हो रहा होगा मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने छोटा सा पार्ट एरिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप में से कुछ क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, क्यों छोटे से क्यों किया? इस पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर देते तो पूरे में से आ जाता। ये इंटीग्रेशन करके क्यों बैठ गए? क्योंकि ए वेक्टर जो है जो पर यूनिट एरिया में से जो पार हो कह रहा है वो जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो, बल्कि वो एक्स वाई जेड का फंक्शन वाला कोई वेक्टर हो सकता है। इसलिए अलग अलग पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी इसकी, इसलिए पूरे के लिए मल्टीपल नहीं कर सकते थे हम। फिर आप कहोगे फिर छोटे से डीएस के लिए क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि छोटा सा सरफेस एरिया जो डिफरेंशियल एरिया है, स्मॉल एरिया, वो इतना स्मॉल है कि उसके एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाए, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाए, तो एक्स वाई और जेड में बहुत नेग्लिजिबल चेंज होता है क्योंकि ये बहुत स्मॉल है। और नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है तो आप कह सकते हो कोई चेंज ही ना हो रहा, ऐसा मान सकते हो ना, कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो आप कह सकते हो क्योंकि एक्स वाई जेड एक जैसा है चारों तरफ पूरे छोटे से पार्ट में, इसलिए छोटे से पार्ट में ए भी सेम रहेगा, एक्स वाई जेड चेंज होने के साथ चेंज होना होगा, लेकिन एक्स वाई जेड तो चेंज ही नहीं हो रहे तो सेम रहेगा ए, तो इसलिए छोटे से पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर छोटे 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 पार्ट को ऐड करके टोटल फ्लक्स फाइंड कर लिया हमने। तो ये ए वेक्टर क्या है, क्या समझ में आया? ये ए वेक्टर जिस चीज के फ्लक्स की बात कर रहे थे हम वो फ्लक्स है, मतलब पार होने वाली क्वांटिटी, लेकिन कितने एरिया में से? 1 मीटर स्क्वायर में से। इसलिए ए वेक्टर को आप बोल सकते हो ये फ्लक्स ही है। ये भी आपको ये बता रहा है कितना पार हो रहा है, लेकिन जो मर्जी चाहे सरफेस एरिया से नहीं बल्कि एक फिक्स सरफेस एरिया से, इसलिए फ्लक्स पर यूनिट एरिया है। क्या है ये? यूनिट एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है और फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, जब भी डेंसिटी वर्ड आता है तो उसका मतलब पर यूनिट तो होता है। जैसे अगर मैं पानी में चीनी घोल करके बोल दूं और फिर बोलूं कि मुझे चीनी का शुगर का डेंसिटी बताना है, तो शुगर का जो डेंसिटी होगा वो अमाउंट ऑफ शुगर पर यूनिट वॉल्यूम होगा। पर यूनिट जब भी आ जाए तो वो हम डेंसिटी बोलेंगे ना, तो यहां पर ही कह सकते हो फ्लक्स पर यूनिट एरिया का मतलब ये है फ्लक्स डेंसिटी। तो यहां पर जो वर्ड है फ्लक्स, ये तो नोन था हमारे लिए। फ्लक्स डेंसिटी भी जब ये डिस्कशन किया था हमने तो याद आ रहा होगा, डिस्कस किया था, मैंने रिकैप करवा दिया उस चीज को, थोड़ा सा रिमाइंड कर लिया हमने। फ्लक्स डेंसिटी से तो हम क्लियर हैं, रिमाइंड कर लिया हमने, याद आ गया हमें। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज होती है ये समझना है हमें। तो ये समझने के लिए एक बार मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बनना चाहिए वो ट्राई करता हूं अपने एंड पर, आप भी मेरे साथ साथ सोचिएगा, ठीक है? देखते हैं चलो।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमें कैलकुलेट करना है मैं उसको साई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये अभी थोड़ी देर पहले क्लियर हो गया था कि ये सरफेस इंटीग्रल से ही कैलकुलेट होगा, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन बना लिया। कौन सा वाला इंटीग्रल करूंगा मैं? सरफेस इंटीग्रल करूंगा। किसका इंटीग्रल करूं? अच्छा, हमें ये समझ में आ गया है कि जो चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउट होती है। हमने समझ लिया था, समझा ही था, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउट होती है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन हो रही होती है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा रिलेट आप कर सकते हो, वैसे तो रट रखा होगा आपने, ऐसे रिलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1 कूलम के टेस्ट चार्ज पर फोर्स। अच्छा, ये पॉजिटिव है और ये 1 कूलम टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पर पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये 1 कूलम यहां पे होता तो भी रिपल्सिव होता, 1 कूलम यहां पे होगा तो भी रिपल्सिव होगा, इसलिए पॉजिटिव से रिपल्सिव फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। लेकिन अगर टेस्ट चार्ज प्लस 1 कूलम का मैं यहां पर रख के बैठा हूं, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो नेगेटिव मैं यहां पर लेके बैठूं -1 कूलम टेस्ट चार्ज, सॉरी +1 कूलम टेस्ट चार्ज, यहां +1 कूलम टेस्ट चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो नेगेटिव चार्ज में इनवर्ट डायरेक्शन में था। अब ये यहां से थोड़ा सा रिलेट करना, इमेजिन करिएगा इस जगह पर, कर पा रहे हैं ना इमेजिन? मान लो यहां पर ये वाला जो है, इस जगह पर एक चार्ज है और वो चार्ज है पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही होंगी चारों तरफ। इस चार्ज से थोड़ी दूर मैं एक सरफेस लेकर के बैठा हूं, उस सरफेस में से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकल जाएंगे, इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वाले सरफेस में से कुछ पार होकर के आ रही होंगी। कितनी पार होकर आ रही है? इस सरफेस में से मैं बोल दूंगा इस सरफेस का फ्लक्स। तो फ्लक्स फाइंड कर रहा था मैं, मेरे माइंड में जो आ रहा है वो उस हिसाब से आपको भी मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि मेरे साथ साथ चलिए। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं, मुझे इस सरफेस में से फ्लक्स फाइंड करना था, तो ये चार्ज कंसीडर करके चला था मैं। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ आ रही थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पार हो रही होगी ये देखना है मेरे को, इसलिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का मैंने सरफेस इंटीग्रल कर दिया। गलत भी हो सकता है और मैं बिल्कुल सही भी हो सकता हूं, टेस्ट करते हैं ये गलत है या सही है। इसी साई को मैं ऐसे कह सकता हूं, ई का एक्सप्रेशन अगर वो चार्ज जिसकी वजह से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं उसकी वैल्यू क्यू है, उस चार्ज से थोड़ी डिस्टेंस पर आकर के मैं देख रहा हूं, जो मेरा छोटा सा एरिया है वो उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पर है, और वो छोटा सा एरिया जो है वो कितनी डिस्टेंस पे वो मान के चल रहा हूं मैं, आर है। तो उस छोटे से एरिया वाले पॉइंट पर उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, पिछले लेक्चर में हम समझ चुके हैं, Q/4πε0 r², और डायरेक्शन जो होगी वो AR कैप उसकी वजह से आ रही है। मान लो मैं यहां पर होता तो इधर आ रही होती, मैं यहां पर सरफेस लेके बैठा होता तो इधर आ रही होती। तो आपको याद आ रहा होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट से बाहर निकलती हुई डायरेक्शन जो होती है वो AR कैप डायरेक्शन होती है, इसलिए मैंने AR कैप लिख दिया है इसको, .ds वेक्टर। समझ में आया बातें? अब आपको मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए जो मेरे माइंड में आया वो आपके माइंड में भी भर दिया है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन इसी को एक बार पकड़ के रखिएगा, आप चेक करते हैं हम ये सही है या गलत है। तो समझने के लिए मैंने मान लो एक ये सरफेस कंसीडर किया है, चार्ज यहां पर था, ध्यान से देखना एक बार, मैं उस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर ये छोटे से सरफेस एरिया की बात कर रहा था, इस छोटे से सरफेस एरिया से कितना फील्ड लाइन पास हो रहा होगा वो E.ds है, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा इस सरफेस एरिया से तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। देखना, अगर मैं इस सरफेस एरिया की जो साइज है इसको बड़ा करता हूं तो फ्लक्स भी तो ज्यादा होना चाहिए। छोटे एरिया में से कम फ्लक्स पास होगा तो बड़े एरिया में ज्यादा फ्लक्स पास होगा, ज्यादा होना चाहिए। इस चीज को केयर कर रहा है मेरा इंटीग्रेशन। अगर मेरे इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो हैं वो थोड़े से पार्ट के लिए तो कम आएगा, बड़ा हुआ तो लिमिट अपने आप से चेंज हो करके, तो मेरा ये जो सजेशन है, जो मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए कि सरफेस एरिया चेंज होने के साथ बढ़ने या घटने के साथ कम ज्यादा होना चाहिए, तो वो बिल्कुल केयर हो रहा है। ये इंटीग्रल इस चीज को केयर कर रहा है, और चीजें भी चेक कर रहे थे। देखना, अगर मैं उस पॉइंट चार्ज की वजह से ये छोटा सा जो सरफेस पार्ट था इसको दूर लेके जा रहा हूं, मैं पूरे सरफेस को दूर लेके जा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको दूर लेके जाऊं तो उस सरफेस से पार होने वाला फील्ड कम हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई आप जिस जनरेटर से दूर जाते जाएंगे तो उसका इफेक्ट भी तो कम होता जाएगा। एक चार्ज से आप 1 मीटर की डिस्टेंस पे हैं तो कुछ फ्लक्स पास हो रहा है, एक चार्ज से आप 100 किलोमीटर दूर चले जाओ तो क्या कोई वहां पे फील्ड होगा? कोई फील्ड नहीं होगा तो फ्लक्स भी नहीं होगा, जीरो होगा। मींस डिस्टेंस होने के साथ चेंज होना चाहिए, तो यहां पर भी डिस्टेंस के साथ फर्क पड़ना चाहिए।
क्या हमारा जो एक्सप्रेशन ये है, इसमें ई के एक्सप्रेशन में जो आर स्क्वायर होता है, ये इस चीज को केयर कर रहा है कि मेरा जो छोटा सा सरफेस है वो इससे आर डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, देखना वो छोटा सा सरफेस यहाँ पे सेंटर पर मान के चलेगा, ये मेरा चार्ज जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आर बढ़ता जाएगा, तो अपने आप से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही, तो इंटीग्रल जिसका कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है, तो रिजल्ट भी कम हो जाएगा। चलिए इस चीज का भी केयर हो गया है, इंटीग्रल ने हमारा काम सॉल्व कर दिया, आर जो स्क्वायर आ रहा है डिवाइड में, इसने भी हमारा काम बना दिया। अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है, हमारे फेवर में जा रहा है। और देखिएगा इधर, अगर मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि ये चार्ज से डिस्टेंस फिक्स कर दी मैंने, अब डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं कर रहा क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब चेंज होगा, समझ में आ गया मेरे को। सरफेस एरिया भी मैंने फिक्स कर दिया, ये इतना ही बड़ा है। जो चार्ज है उसकी वैल्यू मान लो 5 कूलम है, तो कुछ फ्लक्स पास हो रहा है। अगर वो 5 कूलम की जगह 500 कूलम हो जाए, उतनी डिस्टेंस पर रहूं मैं, तो उतना ही फ्लक्स पास होना चाहिए क्या? बिल्कुल आपको गलत लगता होगा, उतना ही थोड़ी पास होना चाहिए, ज्यादा हो जाना चाहिए। 5 कूलम की वजह से स्ट्रेंथ कम जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो फ्लक्स भी कम होगा। 500 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फ्लक्स भी ज्यादा पास होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। क्या हमारा एक्सप्रेशन इस चीज को केयर कर रहा है? हाँ बिल्कुल केयर कर रहा है। जो ये ऊपर में क्यू आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से जो बना क्यू, ये इस चीज को केयर कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चार्ज फिक्स कर दिया मैंने 5 कूलम, चार्ज से डिस्टेंस फिक्स कर दी मैंने आर, सरफेस एरिया फिक्स कर दिया क्योंकि तीनों से काम बन ही रहा था। अब यह है ध्यान से समझना, मेरा जो चार्ज है वो फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। मेरा जो सरफेस है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से आप ऐसे मान सकते हो फील्ड लाइन ऐसे आ रही होंगी और वो पार हो रही होंगी। अगर मेरा सरफेस ऐसे हो जाए तो फील्ड लाइन उतनी ही एरिया में से उतनी ही पार हो रही होंगी या कम हो रही होंगी। अगर नहीं समझ में आता तो देखना, मैं सरफेस को और करते 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 ऐसे कर देता हूं। क्या इस सरफेस में से अब कोई फील्ड लाइन पार हो पा रही होगी? बिल्कुल पार नहीं हो रही, क्योंकि एक्चुअल में इफेक्टिव एरिया ये नहीं है। आप अगर ऐसे रख के बैठे हो तो पूरा इफेक्टिव एरिया पूरे में से पार हो, अगर ऐसे करके रखते हो तो देखना इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ऐसे कम हो गई है। देखना जो यहां पर था अब ये थोड़ा सा ऐसे कम हो गया है, ये ऐसे कम हो गया है। तो कम सरफेस में से इफेक्टिवली पार हो रहा होगा तो अपने आप से इस सरफेस में से पार होने वाला टोटल इंटीग्रल कम हो जाएगा, टोटल फ्लक्स कम हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करते करते इसको ऐसे कर दूं तो फिर जीरो हो जाना चाहिए। क्लियर हो रही बात? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अब जीरो पार होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सरफेस में से पार हो रहा होगा इस चीज पर भी डिपेंड करना चाहिए कि हमारा जो सरफेस है उसका ओरिएंटेशन कैसा है। समझ में आई बात? तो आप देखिएगा यहां पर जो हमारा फ्लक्स है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उस चीज को केयर कर रहा है ये डॉट प्रोडक्ट। अगर मेरी फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, सरफेस की डायरेक्शन तो हम जानते हैं, सरफेस जो होता है उसकी डायरेक्शन तो हमेशा उससे परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। अगर मेरी फील्ड की डायरेक्शन में ही सरफेस का डायरेक्शन हुआ तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे डॉट प्रोडक्ट करें ना, कॉस ऑफ थीटा में थीटा 0 आएगा, कॉस 0 इज 1। लेकिन सरफेस ऐसे हो गया तो सरफेस की डायरेक्शन यह है, फील्ड की डायरेक्शन यह, दोनों के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा और डॉट प्रोडक्ट में cos 90 होकर 0 हो जाएगा। केयर हो रहा है, मींस ओरिएंटेशन को केयर कर दिया ऐसे प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ने। सब कुछ काम हमारे फेवर में चल रहा है। इसका मतलब ये फ्लक्स हो जाना चाहिए। सबको सजेशन जो 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 हमारे माइंड में आता है सबको तो फॉलो कर रहा है। एक चीज और ध्यान देना, लास्ट अगर ये भी फॉलो हो गई तो काम बन जाएगा हमारा। हम इसी को फ्लक्स बोल करके निकल लेंगे फिर। और अगर इसको फ्लक्स बोल दिया मैंने तो इस ई को क्या बोलना चाहिए? अभी अभी समझा हमने। अगर ये फ्लक्स है तो ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया है, मींस फ्लक्स डेंसिटी है। चलिए एक बार देखना, एक बार देखना है। अच्छा देखिएगा, ये चार्ज क्यू है, इससे मैं डिस्टेंस सब कुछ मैंने ओरिएंटेशन सब कुछ फिक्स कर दिया। बट इस चार्ज और इस सरफेस के बीच में ये जो स्पेस है, इसमें फ्री स्पेस मान के चलूं, अगर मैं फ्री स्पेस मींस एयर कंसीडर करके चलूं, तब तो ये एप्सिलॉन नॉट चलेगा। आपको याद आ रहा होगा जो हमने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया था तो ये एप्सिलॉन नॉट समझा था। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। तो जब तक कुछ ना बोले हम ये मान के चलते हैं चार्ज के आसपास में, मतलब इस दुनियादारी में केवल फ्री स्पेस है। तो यहां पर फ्री स्पेस है तब तो एप्सिलॉन नॉट लिखोगे। लेकिन अगर इस चार्ज और इस सरफेस के बीच में पानी भरा हुआ तो फिर पानी का परमिटिविटी होगा, फिर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फ्री स्पेस का नहीं होगा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वाटर होगा। और वाटर का जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है वो 78 से 78 से 80 गुना होता है इस एप्सिलॉन नॉट का। तो फिर चेंज हो जाएगा ना यहाँ पर, मींस 78, मैं एक बार ये मान ले रहा हूं 78 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड होगा। और पानी की जगह अगर लकड़ी आ गई तो उसका एप्सिलॉन कुछ अलग होगा, उसका एप्सिलॉन नॉट तो नहीं होगा ना, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी उसकी कुछ अलग होगी। और अगर पानी लकड़ी के जो है लोहा आ गया, आयरन आ गया, तो फिर उसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कुछ और होगा। तो आप कह सकते हो
कि यहां चार्ज की वजह से इस सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, अगर मैं यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं तो बीच के मटेरियल पर भी डिपेंडेंट हो जाएगा। कोई बात नहीं, मटेरियल पर डिपेंडेंट होगा तो हम उस मटेरियल का एप्सिलॉन पुट कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा छोड़ दिया मैंने फ्लक्स को, आपको ये चीज बोल दी यही फ्लक्स है, तो फिर मैं आपसे जब क्वेश्चन अराइज करूंगा कि फ्लक्स कैलकुलेट करिए इस चार्ज की वजह से इस सरफेस में से, पूरा मैं इसका एरिया, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन सब कुछ बता के बोल दूंगा, डिस्टेंस बता के बोल दूंगा। आप पूछोगे बीच में कौन सा मटेरियल भरा हुआ है, तभी तो आप यहां पर एप्सिलॉन पुट करोगे। मैं बीच में मटेरियल के इस डिस्टेंस में इनफाइनाइट केसेस बोल सकता हूं। इनफाइनाइट केसेस बोलने का मतलब मेरा ये नहीं है कि पानी बोल दूं, हीरा बोल दूं, सोना बोल दूं, लोहा बोल दूं, ये नहीं, बल्कि मैं यहां से लेके यहां तक के बीच में मैं 1 सेंटीमीटर तक पानी, 1 सेंटीमीटर तक लकड़ी, फिर भाप, फिर लकड़ी, फिर प्लास्टिक, फिर हवा, ऐसे करके इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बोल दूंगा। कोई एक होता तब तो आप पुट करके कर देते, लेकिन यहां से लेके यहां के बीच में स्लाइसेस में मल्टीपल मटेरियल्स हो सकते हैं ना। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे हम। कोई एक मटेरियल के लिए तो एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं हम, सबके लिए कैसे पुट करें हम, नहीं कर सकते, कैलकुलेशन में फेल हो जाएंगे, फ्लक्स नहीं डिफाइन कर पाएंगे हम। इसका मतलब इस फॉर्म से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कोई ये डिफाइन करे तो क्यों फेल हो गए हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई वेक्टर होता है किसी चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पर, वो उस चार्ज से जिस डिस्टेंस पर हम जा रहे हैं उसके बीच में जो मटेरियल फील्ड है उस मटेरियल पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और अगर इस फॉर्म में हमने छोड़ दिया तो बीच में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी, तो हम फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए फ्लक्स इससे नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो कोई ऐसा पैरामीटर हमें डिफाइन करना चाहिए जो मटेरियल इंडिपेंडेंट हो, आसपास के सराउंडिंग में क्या मटेरियल हो उस पर डिपेंड ना करता हो, तब हम फ्लक्स उससे डिफाइन करेंगे। तो हम यहां पर फेल हो गए, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी सोच रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे हम कि यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कुछ और डिफाइन करना चाहिए हमें, जो कि मटेरियल इंडिपेंडेंट हो। क्या होगा वो समझते हैं फिर हम। मटेरियल इंडिपेंडेंट किस तरह से होगा ये देखते हैं अब। तो ये क्लियर हो गई बात हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल डिपेंडेंट है, यहां पर मटेरियल की परमिटिविटी आएगी जैसा भी मटेरियल हुआ। अभी तक तो हम फ्री स्पेस में डिस्कस कर रहे हैं सारे फील्ड्स, इसलिए एप्सिलॉन नॉट पुट कर रहे हैं, आगे हम डिफरेंट मटेरियल्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा कोई पैरामीटर डिफाइन करना है जो मटेरियल इंडिपेंडेंट हो। बाकी सब काम तो सेटिस्फाई हो रहे थे ना, बाकी सब रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई हो रही थी, प्रॉब्लम यहीं से हो गई थी। तो प्रॉब्लम जब यहां से हो गई तो इसको हटा दें, तो हम एक नया पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं डी वेक्टर, और दैट डी वेक्टर इज एप्सिलॉन, जो यहां पे आ रहा है, या अभी हम फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसको हटाने के लिए मैंने इस ई वेक्टर को ही एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट जो आएगा q बाय 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर ए आर कैप ऐसा आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर अब मैंने d डॉट डी एस डिफाइन किया तो उस केस में q बाई 4 पाई आर स्क्वायर ए आर कैप डॉट डी एस वैक्टर हो जाएगा। इंटीग्रेशन सजेस्ट कर रहा है सरफेस एरिया की साइज कितनी होगी, अकॉर्डिंगली डिपेंडेंसी होगी। डॉट प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा है सरफेस का ओरिएंटेशन कैसे होगा। Q सजेस्ट कर रहा है चार्ज जनरेटिंग की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी कूलम्ब का है। आर स्क्वायर सजेस्ट कर रहा है चार्ज से हम कितनी दूर जाकर के देख रहे हैं, बीच के मेटल पर डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तो अब ये जो आया ये करेक्ट वैल्यू ऑफ फ्लक्स को बता रहा है। हालांकि वो भी फ्लक्स था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फ्लक्स कर दिया था हमने, लेकिन वो बीच के मेटल पर डिपेंडेंट हो गया था। इसलिए आगे से जिंदगी में कभी भी हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्म से कैलकुलेट करेंगे, मींस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस करेंगे। याद रखना है अब हमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले तो इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस। अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ये क्या होगा, फिर ये होगा फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पर यूनिट एरिया, और इसी को हम बोल देंगे पर यूनिट एरिया मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये थर्ड पैरामीटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का हमने समझ लिया है। थर्ड पैरा, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना सीखा था कुलाम्ब्स लॉ की हेल्प से। कुलाम्ब्स लॉ की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखा था, कुछ स्पेशल कंडीशन होती थी बस। और नया पैरामीटर मटेरियल इंडिपेंडेंट है जो कि ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी समझ लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यूनिट हमने पिछली बार समझ ली थी, पिछले लेक्चर में न्यूटन, पता ही है वो तो हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी यूनिट रिलेट करके हमने समझ ली थी, न्यूटन पर कूलम्ब, आगे जाके मॉडिफाई होगी जो कि।
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी वेक्टर की यूनिट क्या होती है। अब क्वेश्चन एराइज हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं दूंगा मैं आपको। अगर मैंने अभी आपको सजेस्ट किया कि ये होती है वो होती है तो कोई रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, आप याद नहीं रख पाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है, बिल्कुल ये यूनिटलेस नहीं है। क्या यूनिट होती है आगे जाके समझेंगे इसको। क्लियर बात, आगे जाके कुछ रिलेट होगा किसी और चीज से, तब जाके समझ में आ पाएगा कि इसका यूनिट क्या होता है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक जो पार्ट हमने डिस्कस किया है, हालांकि यहां तक का जो पार्ट डिस्कस किया है उससे रिलेटेड एग्जाम में, स्पेशली अगर मैं गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुके हैं, बहुत पुराने जमाने के चुन्नू मुन्नू बच्चे वाले क्वेश्चंस हैं। फिर भी कॉन्फिडेंस रहे इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम इसी के आगे के नेक्स्ट पैरामीटर्स में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।